नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन फोकस रहेगा गोल्ड पर, जहां पर घरेलू बाजार हो या इंटरनेशनल मार्केट्स, रिकॉर्ड हाइज देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी रिकॉर्ड हाइज के आसपास ही कारोबार कर रहा है। और आज जो फेडरल रिजर्व की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आने हैं, रिमार्क्स आने हैं, उसको मार्केट क्लोजली वॉच करेगा। और इन रिमार्क से पहले हालांकि आज फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि यहां से सोने की चाल क्या रहेगी। क्या दिवाली पर 78,000 का भाव देखने को मिलेगा सोने पर? इस पर एक डीप एनालिसिस करेंगे, समझेंगे रणनीति क्या होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, और प्राइस व्यू तो लेंगे ही। साथ ही खाद्यान्न में देश हो रहा है आत्मनिर्भर, इस पर एक खास खबर आपके लिए लेकर आएंगे। और फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी किस तरीके की है भारत में, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। और बात करेंगे मॉनसून की। जाता हुआ मॉनसून आफत बन गया है, क्या ये चिंता की बात है? क्या मायने हैं इसके, क्या असर इसका हो सकता है? इन सब पहलुओं पर चर्चा रहेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पेस 360 के को फाउंडर अमित गोयल, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन, और स्काईमेट में मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा। लेकिन सबसे पहले बात सोने की कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर भाव देखेंगे आज की फिलहाल तो $2685 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज लेटर इन द डे जो फेडरल रिजर्व की तरफ से रिमार्क्स आने हैं, उसको मार्केट वॉच कर रहा है। उससे ठीक पहले थोड़ी सुस्ती हम देख रहे हैं, लेकिन आगे और भी रेट कट होगा यूएस में। इस एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमने काफी अच्छी बाइंग देखी है। अक्रॉस द ग्लोब सोने में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दी है। लेकिन करना क्या है आपको, क्या चाल रह सकती है यहाँ से, इस पर हम करेंगे बातचीत। अजय केडिया ऑलरेडी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो गोल्ड पर ही बताइए, सुस्ती कल रिकॉर्ड हाइस छूने के बाद क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को इस वक्त दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग दीपक जी। देखिए, गोल्ड में हमने ऑलरेडी देखा है कि पिछले हफ्ते जो रेट कट्स हुए थे उसी के नतीजन हमने हाई बनते हुए देखा है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था जियो पॉलिटिकल कंसर्न। तो हमने ऑलरेडी सैटरडे संडे मंडे देखा है कि ये एस्केलेट होते जा रहा है, जिसका गोल्ड को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में हमने लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा। इंटरनेशनल में अब 2700 के करीब जा रहा है। नो डाउट फेड का जो डॉविश ट्रेंड है वो आगे कैसा रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहां तक तो क्लियर है, 0.5 का रेट कट कर चुके हैं, 0.5 का रेट कट और होगा। अगले साल भी 1% के आसपास का रेट कट रहेगा। नवंबर के में जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 62% के करीब बन रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट है। और कल एक ऐसा टाइम था जहां पे डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे चले गया था। बट आई थिंक आज रात को जो फेड के स्टेटमेंट्स आने हैं, आगे के टोन पे क्लैरिटी मिलेगी। इसके चलते कल से हम देख रहे हैं मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है दायरा मेंटेन रहेगा, जो 75,000 से 75,700 के बीच में ही रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहिए, बिकॉज टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट जोन में है। तो मुझे लगता है 75,100 के करीब लेना है। 74,850 का स्टॉप लॉस लगाइए। 75,700 तक के टारगेट हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। ओके, अच्छा, अगर थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर चलें अजय, और कोई इन्वेस्टर हो तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन स्तरों से? जिसने अभी तक एंट्री नहीं ली है, जिसने अब तक की तेजी मिस कर दी है, उनके लिए सजेशन क्या है? इन स्तरों से थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू करें या वेट करें? सपोर्ट अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई भी तो कहां तक जा सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अब क्योंकि दिवाली महज 1 महीने बाद है, तो 1 महीने में भाव आप कहां देख रहे हैं? देखिए भाई, पिछले दिवाली पे हमने एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पे हमने रखा था 24 में 2400 सोना, और वो टाइम पे 1750 का भाव था। ऐसा लग नहीं रहा था किसी को भी कि इतना जंप आ जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये रैली एक परपेचुअल रैली में बदलती हुई दिखाई देगी। 2008 में भी हमने ऐसा ही रेट कट और स्टेप्स आते हुए देखा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, जब सोना $650 से चलना चालू हुआ, $1920 तक चले गया था। तो मुझे लगता है ये फर्स्ट स्टेप है इकोनॉमी को संभालने में। इसकी वजह से गोल्ड, अगर हम मार्च तक की बात करें तो $3000 का लेवल आराम से इंटरनेशनल में आता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में जैसे हमने पहले भी कहा था कि 78 से 80,000 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। ईयर एंड खत्म होते होते मुझे लगता है कि प्राइजेस आराम से 78 के करीब जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करंटली अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल टेंशन तो हमारे साथ है, डॉलर में डी डॉलराइजेशन की वजह से वीकनेस है। साथ में हम देख रहे हैं कि ईटीएफ और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है, ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से रैली स्टार्ट हुई। तो ये तो जस्ट एक स्टार्ट पॉइंट ही है। हाँ, टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से बीच बीच में छोटे करेक्शन रहेंगे, इस करेक्शन से लेके चलना चाहिए। तो मुझे लगता है वर्स्ट इन केस अगर कोई भी चीजें प्रॉफिट बुकिंग में आता भी है तो 73,500 एक नया लेवल होगा जहां पे हमें एंट्री करके चलना चाहिए। ओके,
चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड की और ये सलाह आपको अजय की तरफ से मिली है, लेकिन अमित गोयल भी हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं, उनका भी एक व्यू ले लेते हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या व्यू है आपका गोल्ड पर इन लेवल से, जहां हम रिकॉर्ड लेवल्स इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट्स में देख रहे हैं। अब फेड की तरफ से रेट कट होगा आगे भी, इन एक्सपेक्टेशंस में ऑलरेडी बाइंग आई है। सेंट्रल बैंकर्स हो या अक्रॉस द ग्लोब, हम बाइंग सपोर्ट कंसिस्टेंटली आते हुए देख रहे हैं, लेकिन बिग क्वेश्चन कि यहाँ से और कितनी तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड में, या क्या डायरेक्शन यहां से गोल्ड की आप देख रहे हैं? जी, धन्यवाद दीपाली एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन। सो बेसिकली लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में मैं सीएनबीसी ग्रुप के ही एक इंटरव्यू में जब मैंने कहा था कि, और उस समय सोना तकरीबन 1850 डॉलर पर आउंस के करीब चल रहा था, और जाहिर है कि एमसीएक्स में जो है वो उस समय कोई 60,000 का भाव था। जब मैंने कहा था कि ये अगले साल तक 2500 हो जाएगा, तो बहुत लोगों को लगा था कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस टारगेट है और ये शायद अचीवेबल ना हो। मगर शायद ये मुझे भी नहीं मालूम था कि उस समय कि ये केवल 2500 ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 2700 डॉलर के करीब जो है वो चला जाएगा, जो कि एक ही साल के अंदर अंदर हमें देखने को मिल गया। सो देखिए, यहाँ तक जो है काफी बड़ा जो है वो राइज गोल्ड में आया है। मैं अभी भी लॉन्ग टर्म बहुत बुलिश हूँ। अगर आप अगले 3 साल की बात करें तो मेरा अभी भी मानना है कि गोल्ड 3500 डॉलर पर आउंस और 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम एमसीएक्स, ये भाव आपको अगले 3 साल में देखने को मिलेंगे। मगर 1800 से 2600 या 2700 की जो जर्नी है, जो वो 50% बढ़ा है, वो हमने 1 साल में किया है। मगर जो अगला जो 50% राइज है वो 1 साल में नहीं होने वाला है। अगला 50% राइज के लिए प्रॉबेबली हमें शायद 3 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। पहली बात ये मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑन अ नियर टर्म बेस हमें अब थोड़ा कंसर्न लग रहा है, क्योंकि थोड़ा मार्केट फ्रॉथी हो गया है। मार्केट में लोग कुछ ज़्यादा ही जो हैं वो उत्तेजित हो गए हैं गोल्ड के और इवन सिल्वर को भी लेके। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से जो है वो फिलहाल अगले 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अपसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता, और मुझे लगता है कि एक रेंज बन सकती है। उस रेंज का डाउनवर्ड लेवल है वो आप मान के चलिए 2500 डॉलर पर आउंस, और अपवर्ड रेंज जो है आप 2700 सवा 2700 डॉलर पर आउंस आप एक अपवर्ड एंड ऑफ द रेंज लेके चलें। और ये हो सकता है कि हम अगले 4 से लेके 6-7 महीने इस रेंज में डाल दें। मगर कोई भी निवेशक अगर उचित समय पे अगले 6 महीने में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करता है और धीरे धीरे करके पोजीशन बनाता है अपनी इन्वेस्टमेंट, तो आई थिंक अगले 3 साल में जो अनदर 50% रिटर्न। ओके अच्छा, फिर अमित एक चीज बताइए, जो ट्रेडर्स या फिर जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में, इन्वेस्टर्स की प्रिसाइसली बात कर लेते हैं, उनके लिए सजेशन क्या है? थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ले, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के वेरियस सोर्सेज हैं, पैसा डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का बना है, क्या उनको यहाँ थोड़ा सा मुनाफा लेना चाहिए? दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि अगले 4 से 6 महीने अपॉर्चुनिटी मिलेगी खरीदारी करने की, तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करना क्या मौजूदा लेवल से ही शुरू कर दें या थोड़ा सा वेट करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका दीपाली। सो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स जो कि बहुत पहले से जो गोल्ड में एंटर जो कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ऑलमोस्ट पिछले 5.25 साल से बुलिश हैं। मई 2019 में हमने बहुत बड़ी बाय कॉल दी थी और उस समय सोने का भाव 1280 डॉलर पर आउंस था और एमसीएक्स में जो है वो तकरीबन 32,000 रुपये था। वहाँ से जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया है एमसीएक्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी थोड़ी करके करनी चाहिए। सो मेरा मोटो अब यहाँ पे रहेगा सेल ऑन राइज। और जहां तक इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनाने का सवाल है, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट आप शुरू करनी चाहिए जब इसका भाव 2600 के आसपास आ जाए, वहां से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए और फिर उसके बाद बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि 2660 या उसके ऊपर sell gradually on rise and book your profits, and 2600 के नीचे you can start creating your buy positions और आप अगले 6 महीने में अपनी buy position बनाइए, क्योंकि लॉन्ग के लिए अभी भी हमें सोना काफी अच्छा ही लगता है। ओके चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताए हैं।
आप नोट कर लीजिए जो अमित ने मेंशन किए हैं। जो अगले 4 से 6 महीने में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेंज, वो $2500 से $2725 के आसपास रह सकती है। प्रॉफिट्स में है तो 2660 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट लीजिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिए। वहीं बाय ऑन डिप्स आपको करना है $2600 के आसपास जब पहुंचे, वहां से धीरे धीरे आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू इंटैक्ट ही है। गोल्ड की बात तो हुई अमित, लेकिन एक राय आपके सिल्वर पर भी चाहिए। यहाँ पर आप क्या सजेशन है, क्योंकि सिल्वर में हम बुलियन के ट्रिगर के साथ साथ मेटल का भी इम्पैक्ट देखते हैं। मेटल्स में हमने चाइना स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशंस से में ही तेजी आनी शुरू हो गई थी, अब खबर आ चुकी है। स्ट्रेंथ हमने सेलेक्ट मेटल्स में काफी अच्छी देखी है। तो क्या व्यू है सिल्वर पर इन स्तरों से? दीपाली, मैं इस समय सिल्वर पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, ना तो शॉर्ट टर्म के लिए और ना ही मीडियम टर्म के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिल्वर खरीदने में आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मगर मेरा ऐसा मानना है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, जो कि अभी तकरीबन 83 के आसपास चल रहा है, 83 के रेशियो में मैं जो है वो गोल्ड में खरीदारी करना चाहूँगा। सिल्वर में मैं अपना एलोकेशन तभी बढ़ाऊंगा जब गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 94-95 के रेंज में होगा। तो अभी सिल्वर ने बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। अगर पिछले 3 हफ्ते की बात की जाए, सितंबर शुरू में गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के करीब चल रहा था, और उसके बाद जो है वो गोल्ड भी बढ़ गया है तकरीबन 8%, और सिल्वर जो है वो तकरीबन 16-17% बढ़ गया है। क्योंकि एक तो गोल्ड के बढ़ने से फायदा हुआ, और दूसरा कमोडिटीज के बढ़ने से गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 90 से 82.5-83 के रेंज में आ गया। तो मुझे लगता है कि सिल्वर खरीदने का ये उपयुक्त समय बिल्कुल भी नहीं है। ये सिल्वर को में प्रॉफिट बुकिंग करने का एक अच्छा समय हो सकता है ऑन अ नियर टर्म बेसिस। और जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो 92 के ऊपर जाए, वहां निवेशकों को सलाह दूंगा कि आप गोल्ड को छोड़ के आप धीरे करके अपनी सिल्वर में एलोकेशन बढ़ाएं। मगर 83 के लेवल पे मैं वो सलाह नहीं दूंगा। और ये मैं कैविएट यहाँ चाहूंगा कि ये 83 वाला लेवल हो सकता है भी हो जाए, 81 भी हो जाए, मगर आपको उससे जो है आपको चिंता नहीं करनी है। आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो 92 के ऊपर आपको सिल्वर में खरीदारी शुरू करनी है, और तब तक आपको अपनी गोल्ड में ही आपको अपनी वेटेज बढ़ानी है। मगर गोल्ड में भी वेटेज तब बढ़ानी है जब वो 2600 या उसके नीचे जब वो ट्रेड कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ द डॉलर प्राइस। ओके, चलिए, शुक्रिया अमित आने के लिए शो में और अपने व्यूज गोल्ड सिल्वर पर देने के लिए। तो सिल्वर में भी फिलहाल प्रॉफिट लेने का समय है। लॉन्ग टर्म व्यू में हालांकि सिल्वर तेज दिख रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है। अजय केडिया बने हुए हमारे साथ, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बातचीत करेंगे मॉनसून की, मिजाज समझेंगे मॉनसून का, छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे एग्री बाजार की। दरअसल सरकार क्रॉप सीजन 2023-24 के लिए रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान जता रही है। गेहूं चावल का उत्पादन तो बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन दलहन और तिलहन में उत्पादन कम रह सकता है। क्या है कारण, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ है फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो मेन ग्रेन्स हैं यानी व्हीट और राइस, आपको कैसी स्थिति दिखाई दे रही है? जो सरकार रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान जता रही है, ये कितना सही है? क्या मान के चले कि आगे पैदावार बेहतर होगी? देखिए, इस साल क्योंकि मानसून की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा रहा है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट है वो सही होंगे। और सारे लोगों का यही एस्टिमेट है कि न सिर्फ चावल की पैदावार बल्कि जो दालें हैं और सोयाबीन है उसकी पैदावार भी काफी अच्छी इस साल होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ओके, और दलहन और तिलहन, क्योंकि ये भी यहाँ पर सरकार की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो काफी है, तो दलहन तिलहन में सरकार कोशिश तो लगातार कर रही है कि स्थिति सुधरे, बट वहां पर इस बार भी हालात वैसे ही रहेंगे। आपको कैसी दिख रही है स्थिति और क्या रीजन दिख रहे हैं बावजूद इसके कि सरकार लगातार पुश रहा है? दलहन और तिलहन दोनों का उत्पादन इस साल पिछले साल से बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। इनफैक्ट इस साल दूसरी समस्या है, समस्या ये नहीं कि उत्पादन कम होगा। समस्या इस साल सबसे ज्यादा बड़ी किसानों के सामने ये है कि गवर्नमेंट ने हालांकि 20% ड्यूटी लगाई इंपोर्टेड ऑयल्स पर, लेकिन उसके बावजूद सोयाबीन के प्राइसेस अब भी एमएसपी से नीचे हैं। देखिए, सोयाबीन का एमएसपी
₹4892 है। लेकिन कल भी जो विदिशा जिला है मध्य प्रदेश में, जहां से कृषि मंत्री जी आते हैं, वहां पर कल ₹4200 मॉडल प्राइस था। तो अभी एमएसपी से ₹600 नीचे बिक रहा है। इसी तरीके से उड़द भी नीचे चल रही है ₹400, और मूंग भी नीचे चल रहा है। तो इसमें किसानों के सामने बड़ी समस्या ये है कि जो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर किया है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर दलहन और तिलहन दोनों की ही जो स्थिति है वो कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे फिर, जो स्पेशली ऑयल्स और पल्सेस दोनों का जो प्राइस सिनेरियो रहेगा, कि एक्सपेक्ट करें कि आगे जाते हुए रिलीफ मिलेगा कंज्यूमर्स को, कंसीडरिंग जैसे आपने भी कहा कि स्थिति पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहेगी। यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्राइस सर्च देखा है, स्पेशली पल्सेस में कुछ मेजर और मेन पल्सेस है, वहां पर क्या ट्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ से? हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल एडिबल ऑयल के प्राइसेस थोड़ा सा बढ़े हैं ड्यूटी बढ़ने की वजह से, लेकिन क्योंकि क्रॉप बहुत अच्छी है इसलिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की उम्मीद नहीं है। इसी तरीके से दालों का उत्पादन भी इस साल बहुत अच्छा है, तो दालों का इन्फ्लेशन भी मॉडरेट रहेगा। ये तो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, लेकिन जो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर को रिम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं मिल पा रहे। ओके, चलिए, शुक्रिया सिराज जी आने के लिए और क्विक अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्थिति दिखाई दे रही है कंफर्टेबल, जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर रहने की पूरी उम्मीद है, फिर चाहे वो वीट हो या फिर राइस हो। लेकिन पल्सेस और ऑयल्स में भी जो प्रोडक्शन है वो बेटर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मॉनसून, इसका क्या असर हो सकता है, क्या स्थिति यहाँ से रह सकती है, इस पर करते हैं बातचीत, क्योंकि जाता हुआ मॉनसून देश के कई राज्यों के लिए आफत साबित हो गया है। कल मुंबई में अचानक आई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार कुछ घंटों के लिए रोक दी। वहीं आईएमडी ने राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। क्यों इस तरीके के हालात हैं और जाता हुआ मानसून लोगों के लिए क्यों मुसीबत बन रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं स्काईमेट में मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आमतौर पे इस तरीके की हालात तो हम जब पीक मानसून सीजन होता है तब देखते हैं, जाता हुआ मानसून इस तरीके की चिंताएं दिखाएगा ऐसा यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये इस तरीके के हालात क्यों बने हैं, कब तक रहेंगे, क्या उम्मीद करें आगे? धन्यवाद दीपाली। देखिए, जहां तक मुंबई का सवाल आपने उसका जिक्र किया, मैं तो कह रहा हूं ये एक सामान्य सी बात है। दरअसल इस बार मानसून की वेरिएबिलिटी मुंबई में बहुत ज्यादा देखने को मिली। शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जून में रेनफॉल काफी कम रहा, जुलाई में एकदम डबल, सामान्य से दुगना, अगस्त में फिर कम, सामान्य से 200 मिलीमीटर, और सितंबर भी अभी तक बहुत धीमे धीमे ही चल रहा था। ये पिछले 3 दिनों की वर्षा के कारण ही वहां पे जो सामान्य जो रेनफॉल होता है सितंबर का, उसको वो कैचअप कर पाए। हाँ, पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा वर्षा, 170 मिलीमीटर वर्षा हुई है। लेकिन पहले भी लगभग मैं देख रहा था आंकड़े, हर साल सितंबर में लगभग 100-150 मिलीमीटर बारिश तो एक आध दिन जरूर होती है। कई साल ऐसे हैं जिसमें कि 2, 3, 4 दिन तक भी ऐसा माहौल रहता है। और अभी भी जो हालात थोड़े ठीक हुए हैं देर रात से और सुबह से, पर आज बाद दोपहर, शाम को, रात को एक बार मुंबई में फिर से भारी वर्षा का अनुमान है, होगी, एक बार फिर से होगी। और जैसा कि पिछले कल हुआ है उसी तरह के हालात रहेंगे और हमें सावधानी बरतने की जरूरत जरूर रहेगी। और कल के दिन भी अब थोड़ी भारी वर्षा का अनुमान रहेगा। जहां तक देश के बाकी भागों में मानसून की चाल अच्छी रही है। अच्छे मानसून के चलते केवल कुछ पॉकेट जरूर ऐसी हैं जिसमें कि मानसून कम रहा है। जैसे पंजाब में आप देखें लगभग 30% की कमी है, बिहार में 30% की कमी है। लेकिन अच्छे से अच्छा मानसून भी ऐसा ही पैटर्न देके जाता है कि लगभग 15-20% ऐसे एरिया वाइज जरूर रहती हैं कुछ पॉकेट्स जिसमें कि अच्छा मानसून भी कम 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 वर्षा देगा। और इसी तरह कोई खराब से खराब मानसून भी कोई होगा तो 20% एरिया ऐसे जरूर होते हैं जिसमें अच्छी वर्षा होती है। तो एक सामान्य से एक अच्छा वाला मानसून है ये। देश के काफी सारी भागों में अच्छी वर्षा हुई है। कारण ये है
कि इस बार जो बेसिकली मानसून डिपेंड करता है जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून सिस्टम बनते हैं, अगर वो उनका ट्रैक और उनकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा सिस्टम बने हैं, एक के बाद एक, जैसे ट्रेल बन जाती है सिस्टम्स की, वो हमें सितंबर के महीने में भी देखने को मिला। अगस्त में तो कुछ था ही, मिड अगस्त तक, उसके बाद सितंबर में काफी अच्छे सिस्टम बने हैं। ये सब कुल मिला के और अभी और वर्षा संभावित है, अभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि देश के उत्तरी भाग जो है, मैदानी क्षेत्र है, उनमें वर्षा जरूर कम हो जी। जाएगी, उसमें मानसून का थोड़ा वापसी भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी देश के मध्यवर्ती भागों में, मैं तो कह रहा हूँ अभी अगले 48 घंटों में गुजरात में शर्मा जी, चलिए, ये तो आपने ओवरऑल मॉनसून की बात की, लेकिन मैं महाराष्ट्र में आम इंसान के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अचानक जब रात बारिश हुई तो चिंताएं हो गई लोगों को कि कैसे घर पहुंचेंगे। हालांकि फिलहाल हालात ठीक हैं। महाराष्ट्र में या मुंबई में कैसे रह सकते हैं अगले कुछ दिन बारिश के हिसाब से? देखिए, जहां तक कल की बात है, महाराष्ट्र के मुंबई के साथ साथ इवन पूना में बहुत भारी वर्षा हुई है। पूना में जनरली मानसून के दिनों में हल्की वर्षा रहती है, बहुत भारी वर्षा नहीं होती है, लेकिन जिनका जो ऑब्जर्वेटरी है शिवाजी नगर, 130 मिलीमीटर के करीब वर्षा हुई है, वो भी बहुत भारी है। लेकिन खासकर ज्यादा जो क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र के, उसमें ज्यादा वर्षा नहीं हुई। नासिक की बात करें, ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर, ठीक ठीक हल्की वर्षा हुई है। लेकिन ये जो कोंकण तट है, नीचे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी से शुरू होके भारी वर्षा की शुरुआत हुई थी, और कल के दिन जैसे मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई है, आज भी संभावित है। कल वो वर्षा का ज्यादा जो प्रभाव रहेगा वो मुंबई के उत्तर में जाकर जो गुजरात के दक्षिणी भाग है, सूरत, वलसाड वगैरह, उस पर ज्यादा होगा। लेकिन आज के दिन मैं कहूंगा हमें सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी मुंबई में। कल जैसी ही वर्षा आज भी संभावित रहेगी। जी। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आपका बताने के लिए किस तरीके के हालात आज से रह सकते हैं, लेकिन मुंबई में आज भी भारी बारिश हो सकती है। थैंक यू सर। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। अजय, आपका भी शुक्रिया व्यू देने के लिए, अपने गोल्ड पर स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस।